बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th की केमिस्ट्री का लेक्चर का आगाज़ किया हुआ है और इसमें अभी तक हम 2 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। इससे पहले 9th और 10th के इंग्लिश, बायोलॉजी और फिजिक्स के भी लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम 9th की केमिस्ट्री का यूनिट 3 यानी कि पीरियोडिक टेबल एंड क्वाड्रेटिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि यूनिट 3। तो इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिन में जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होंगी आपको उसका इंटीमेशन मिल सके। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी BS इंग्लिश और BS उर्दू के वो भी इन तमाम चीज़ों से मुस्तफीद हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट जो बारी भरकम फीस अदा कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमीज, प्राइवेट स्कूल्स में, वहाँ से उन इन्फ्लेशन के इस दौर में उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट तनवीर अहमद स्पीक चैनल, तनवीर अहमद पे फेसबुक स्पीक फेसबुक पेज और स्कॉलर्स अकेडमी एंड होम ट्यूटर्स फेसबुक पेज को फॉलो करके आप इन लेक्चर से ना सिर्फ मुस्तफीद हो सकते हैं बल्कि अपने पैसे बचाने के साथ साथ इल्म में भी इजाफा कर सकते हैं। चैप्टर 3 जिसमें पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और मेजर कंसेप्ट हैं इसके पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर को जब आप गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, फैमिलाइज हो जाएंगे, स्टडी करने के बाद आप इन तमाम बुलेट पॉइंट्स जो डिस्कस किया गया है इनके अगेंस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी। तो इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, पीरियोडिक टेबल और खसूसियात यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी की खसूसियात। इसमें क्या होता है कि आपके तारफ 19वीं सदी में माहिर कीमियादान ने एलिमेंट्स को एक बाकायदा निज़ाम के तहत तरतीब देने के लिए बहुत कोशिशें की, काबिशें की। उनके नतीजे में पीरियोडिक लॉ दरियाफ्त हुआ। उस लॉ की बुनियाद पर उस वक्त तक दरियाफ्त शुदा एलिमेंट्स को एक टेबल तरतीब दिया गया जो पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इस टेबल की अहम खसूसियात ये थी, ये एक एलिमेंट्स की पेशीनगोई करता था जो इस वक्त दरियाफ्त भी नहीं हुए थे। पीरियोडिक टेबल के अमूदी कॉलम्स, ग्रुप्स और जो उफ़क़ी पीरियड्स हैं यानी कि जो कतारें हैं वो कहलाती हैं एलिमेंट्स की। ये तरतीब आमतौर पर उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से की गई हैं। पीरियोडिक टेबल में साइंसदानों के लिए बेपनाह मालूमात छुपी होती है, यानी with their increasing atomic number the periodic table contains huge amount of information for a scientist। पहला है जनाब आपका पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होगा आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है पीरियोडिक टेबल, जो के टेबल की दरियाफ्त से इस वक्त तक पाए जाने वाले तमाम एलिमेंट्स की इनफरादी खसूसियात का मताला है जो चंद ग्रुप्स तक महदूद हो गया। एलिमेंट्स को एक पीरियोडिक टेबल की शक्ल देने के लिए जो मुख्तलिफ कोशिशें की गई, झैल में हम उनकी तरतीब से वजाहत करने जा रहे हैं। सबसे पहले है डुब्रेयर के ट्राइड्स, जिनके डुब्रेयर्स के ट्राइड्स क्या थे। इसमें क्या होता था कि एक जर्मन साइंसदान था, कीमियादान था, जो डुब्रेयर्स ने तीन एलिमेंट्स जिन्हें ट्राइड्स कहा गया पर मुश्तमिल चंद ग्रुप्स के एटॉमिक मासेस के दरमियान उनका ऑब्जर्वेशंस की, उनका एक्सपेरिमेंट्स किया, उनका मुशाहदा किया। इन ग्रुप्स में मरकजी या दरमियानी एलिमेंट्स बाकी दो एलिमेंट्स का औसत एटॉमिक मास रखता था। मिसाल के तौर पर ट्राइएड का एक ऐसा ग्रुप जो कि कैल्शियम 40 यानी कि स्ट्रोनियम 86 और बेरियम 137 के स्ट्रोनियम का एटॉमिक कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस के औसत के बराबर है। चूंकि इस तरीके से चंद एलिमेंट्स ही को तरतीब दिया जा सका इसलिए एलिमेंट से इस ग्रुप बंदी को ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं हुई और ये आपका डुब्रेयर ट्राइड्स कहलाया। नेक्स्ट आपका न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इसमें क्या होता था 1860 में जो एक कीनीज़ारो एलिमेंट्स के सही एटॉमिक मास की तशखीस के बाद एलिमेंट्स को दोबारा तरतीब देने के लिए कोशिशें की और वो कीनीज़ारो ने की। 1864 में बरतानिया के कीमियादान न्यूजीलैंड ने ऑक्टेव लॉ की सूरत में अपने मुशाहदात किए। उसने मुशाहदा किया कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दिया जाए तो ऑक्टेव के 8वें एलिमेंट की कीमियाई खसूसियात उस ऑक्टेव के पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। उसने इनका मुवाजना मौसीकी के सुरों से किया और न्यूलैंड्स के इस काम को कोई खास पजीराई ना मिली क्योंकि इसमें दरियाफ्त ना होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं थी। उस वक्त तक नोबल गैसेस की दरियाफ्त नहीं हुई थी। तो ये आपका न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स का यानी कि कीनीज़ारो ने जो एक्सपेरिमेंट्स किया, जो मुशाहदा किया और ये उनकी मरहून मिन्नत थी।
نیکسٹ ہے مینڈلیف کا پیریوڈک ٹیبل. مینڈلیف نے کیا فنکشنلٹی ایجاد کی؟ روس کے کیمیادان مینڈلیف تھا. اس وقت تک معلوم صرف 63 جو ایلیمنٹس تھے ان کو قطاروں میں بڑھتے ہوئے اٹامک ماسز کے لحاظ سے ترتیب دیا. اس طرح ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس ایک ہی عمودی کالم میں آ گئے. ایلیمنٹس کی اس ترتیب کو پیریوڈک ٹیبل کا نام دیا گیا. اس نے اس کام کے نتیجے میں پیریوڈک لا کی شکل میں اس طرح ان کو بیان کیا کہ ایلیمنٹس کی خصوصیات ان کے اٹامک ماسز کے پیریوڈک فنکشنز میں کہلائی گئی. اگرچہ مینڈلیف کا پیریوڈک ٹیبل ایلیمنٹس کو ترتیب دینے کی پہلی کامیاب کوشش تھی اور اس میں بھی کچھ نقائص موجود تھے، جن کے کچھ ان میں بھی جو ایلیمنٹس تھے ان میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلمس تھی. مینڈلیف کے اپنے پیریوڈک ٹیبل میں آئسوٹوپس کی پوزیشن کے بارے میں جو وضاحت نہ کر سکنے کی وجہ سے بے لحاظ جو ہے نا اس کی اٹامک ماس کی غلط ترتیب کی وجہ سے یہ تجویز کیا گیا ایلیمنٹس کو بے لحاظ اٹامک ماس ترتیب نہیں کیا گیا. تو یہ مینڈلیف پیریوڈک ٹیبل تھا اور ان کے بارے میں یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ پیش کی. نیکسٹ آپ کا پیریوڈک لا. پیریوڈک لا میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. 1913 میں ایچ موزلے نے ایلیمنٹس کی ایک نئی جو پراپرٹیز تھی اٹامک نمبر کو انوینٹ کیا یا ان کو دریافت کیا. تو اس میں کیا انہوں نے کیا کہ ایک ایسا مشاہدہ کیا جو کہ اٹامک ماس کے بجائے اٹامک نمبر سے ایلیمنٹس کو پیریوڈک ٹیبل میں اس کو ارینج کیا اور اس نئی دریافت کے بنا پر جو پیریوڈک لا تھا اس کو اس کی جو اصلاح کی گئی ایلیمنٹس کی پراپرٹیز اور ان کے اٹامک نمبرز کا پیریوڈک فنکشنلٹی کے کنٹیکس میں کسی بھی ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اس کے نیوٹرل ایٹم میں موجود الیکٹرونز کی تعداد کے برابر ہوتا ہے. یہی اٹامک نمبر الیکٹرانک کنفیگریشن کی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، یعنی کہ الیکٹرانک بیسز آف الیکٹرانک کنفیگریشن یہ انہوں نے پیریوڈک ٹیبل کو یہاں پہ انہوں نے بتایا. یہاں پہ آپ ڈو یو نو اور ٹیسٹ یور سیلف یہ جو ساتھ ساتھ ایلیمنٹس دیے گئے امیج کی شکل میں ان کو آپ اٹ سیلف دیکھنا ہوتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ تاکہ آپ کے نالج میں انہینس بھی ہو سکے اور کیا ٹیسٹ آپ نے ابھی تک پڑھا ہے ان چیزوں کو گو تھرو کر سکیں. ماڈرن پیریوڈک ٹیبل. جدید پیریوڈک ٹیبل کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ کسی بھی ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر اس کے اٹامک ماس کے مقابلے میں 2 لحاظ سے زیادہ بنیادی خصوصیت رکھتا ہے. نمبر اے آپ کا یہ بالترتیب ایک ایلیمنٹ دوسری ایلیمنٹ تک بے تدریج بڑھتا ہے. نمبر بی یہ پیریوڈک ایلیمنٹ کے لیے متعین ہوتا ہے. چنانچہ 1913 میں ایک اٹامک نمبر کی دریافت سے مینڈلیف کے پیریوڈک لا جو کہ اٹامک ماس کی بنیاد پر تھا اس میں بہت اصلاحات کی گئیں. جدید پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے اٹامک نمبر کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا. جب ایلیمنٹس کو ان کے بڑھتے ہوئے نمبرز کے مطابق سے دائیں جانب افقی قطاروں میں ترتیب کیا گیا تو دیکھا گیا کہ اس میں ایک جیسے وقفوں کے بعد ایلیمنٹس کی خصوصیات دہرائی جا رہی ہیں. تو اس طرح ایک ایسی خصوصیات جو ایک ایسی الیکٹرانک کنفیگریشن رکھنے والے ایلیمنٹس کو ایک ہی گروپ میں رکھا گیا یعنی کہ سیم گروپ میں ان کو رکھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اٹ واز آبزرو دیٹ آفٹر ایلیمنٹ اور یہ مشاہدہ کیا ہر ایلیمنٹس کے بعد نویں ایلیمنٹ کی جو خصوصیات ہیں پہلے ایلیمنٹ سے مماثلت رکھتی تھیں. مثال کے طور پر سوڈیم جو ہے Z جو =11 اور لیتھیم کی Z =13 کے مماثلت تھی. اٹامک نمبر جو 18 ہے اس میں اس کے بعد ہر 19ویں ایلیمنٹ میں یکساں خصوصیات پائی جاتی تھیں. چنانچہ ایلیمنٹس کی لمبی قطار کو 8 یا 18 ایلیمنٹس کی قطاروں میں تقسیم کر دیا گیا اور ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھا گیا اور عمودی اور افقی قطاروں کا ایک ٹیبل تیار کر دیا گیا. تو اس طرح یہ آپ کا جدید پیریوڈک ٹیبل مارز وجود میں آیا ہے جس کو ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کا نام دیا گیا. نیکسٹ آپ کا لانگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹامک نمبر کی جو اہمیت ہے اس کی ترتیب اٹامک نمبر سے اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیکٹرانک کنفیگریشن کی بنیاد جو اٹامک نمبر پر تھی چنانچہ ایلیمنٹس کے اٹامک نمبر میں اضافے کی بنیاد پر ترتیب ایلیمنٹس کے الیکٹرانک کنفیگریشن میں پیریوڈیسٹی باقاعدہ وقفوں کے بعد خصوصیات کو دہراؤ کو ظاہر کرتی ہے اور جو چونکہ ان کی خصوصیات میں پیریوڈیسٹی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اس لیے الیکٹرانک کنفیگریشن کی بنیاد پر ایلیمنٹس کی ترتیب نے موجود جو لانگ فارم آف پیریوڈک ٹیبل کی تخلیق کی جیسا کہ شکل نمبر
से ज़ाहिर किया गया, यानी कि 3.1 शक्ल में ज़ाहिर किया गया। और उसमें हम नीचे देखते हैं उसमें क्या लिखा गया होगा। नेक्स्ट आपका जो हॉरिजॉन्टल पीरियोडिक टेबल है उसकी उफ़क़ी कतारें जो पीरियड्स कहलाती हैं, पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मसलसल बढ़ता रहता है, जिसका मतलब पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मसलसल तब्दील होती है। नतीजे के तौर पर पीरियड में मौजूद एलिमेंट्स की खसूसियात मसलसल तब्दील होती है। किसी एलिमेंट में मौजूद जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पीरियड में एलिमेंट के मुकाम का तयन करती है। मिसाल के तौर पर ऐसे एलिमेंट्स जिनके बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि उससे अल्कली मेटल्स या पीरियड के इंतहाई बाएं जानब शुरू में पाए जाते हैं। इसी तरह ऐसे एलिमेंट्स जिनके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस, ये हमेशा पीरियड के इंतहाई दाएं जानब पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो पीरियडिक टेबल है उसमें अमूदी कॉलम ग्रुप्स कहलाते हैं। इन ग्रुप्स को बाएं से दाएं जानब 1 से लेकर 18 नंबर तक दिए गए ग्रुप्स के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता, बल्कि उनके एटॉमिक नंबर्स बेकायदा वक्फों से आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल किसी भी ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी होती है, जिसका मतलब है कि उनके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इस तरह दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की कीमियाई जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी हद एक जैसी दिखाई जाती है, या सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था जिसको यहाँ पे बयान आपके सामने है किया गया। नेक्स्ट आपका सलाइन फीचर ऑफ लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक की कुछ अहम खसूसियात थी। नंबर 1 था आपकी जो टेबल है 7 उफ़क़ी कतारों पर मुश्तमिल होती है, जो पीरियोडिक टेबल कहलाती है। नंबर 2, पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। दूसरा तीसरा पीरियड 8 एलिमेंट्स पर। चौथा और पांचवा पीरियड 18 एलिमेंट्स। छठे पीरियड में 32, जबकि 7वें पीरियड्स में भी 32 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। नंबर 3 आपका हर पीरियड के एलिमेंट्स में मुख्तलिफ खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। नंबर 4 पीरियोडिक टेबल में 18 अमूदी कॉलम्स में जिन्हें 1 से 18 तक बाएं से दाएं जानब नंबर दिए गए हैं, चूंकि ये ग्रुप्स कहलाते हैं। नंबर 5 आपका किसी भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स एक जैसी केमिकल खसूसियात ज़ाहिर करते हैं। नंबर 6 आप एलिमेंट्स के बैलेंस शेल के जिस शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं उनकी बुनियाद उनको 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है। तो इस तरह उनको ये ज़ाहिर किया गया था उनके स्लैंड फीचर जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में चीज़ें ज़ाहिर की गई। ये आपका पीरियोडिक टेबल है जो हमने ऊपर भी आपसे बताया था कि ये आपका लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होगा और ये उसकी शक्ल है। ये कुछ प्रिंट में प्रॉब्लम हुई है, बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपको आपका पैराग्राफ दिया गया है उसी चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है कि जो आपके किसी मखसूस सब शेल के मुकम्मल होने की बिना पर एलिमेंट्स जिनके सब शेल्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक जैसी है उनको एक ब्लॉक का नाम दिया जाता है, और ये ब्लॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं। और मुकम्मल होने के बाद जिन नाम के इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मौजूद सब शेल्स के नाम की बुनियाद रखे गए हैं, ये आपको FSPD और F ब्लॉक्स कहलाते हैं। FSD जो ये चूंकि टेबल अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वरना FSPD इसमें जो आपका फिगर दिए होंगे इसमें जो अल्फ़ाबेटिकल तो उसमें दिखाएगा, जैसा कि शक्ल 3.2 में दिखाया गया है और ये आपके सामने ये शक्ल है। मिसाल के तौर पर पहले और दूसरे एलिमेंट्स के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स S सब शेल होते हैं, इसलिए S ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। ग्रुप 13 से 18 तक के एलिमेंट्स जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको P सब शेल का नाम दिया गया है। इन ग्रुप्स में मौजूद एलिमेंट्स को P ब्लॉक का नाम दिया गया है, और D ब्लॉक के एलिमेंट्स S और P ब्लॉक के दरमियान में वाक़या होते हैं, जबकि F ब्लॉक आखिर में सबसे अलग जगह पर मौजूद होता है। तो इस तरह इनका पीरियोडिक टेबल में जो इनकी पोजीशन है वो ज़ाहिर की गई है। मेरे पास तो ये बुक पड़ी हुई है, और आपकी बुक में अगर ठीक होगा तो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इस टेबल में जो जहाँ पे लिखी हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली आप उनको देख सकते हैं। जो डी ब्लॉक जो चौथा होता है 5वें और 6वें पीरियड पर मुश्तमिल होता है। इस ब्लॉक में हर पीरियड के ग्रुप से जो चीज़ें मुश्तमिल होती हैं, तीसरे ग्रुप से शुरू होकर 12वें ग्रुप तक उनकी जो लेंथ होती है उस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। तो इस तरह उनको ब्लॉक डी ब्लॉक और पी ब्लॉक में ज़ाहिर भी किया जाता है। तो इस तरह इनको देखा जाता है आपके जो खसूसियात हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की, उस तरह उनको
लिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं की है। कलर ऑफ बॉक्स एलिमेंट्स हैं, ये जो आपको कलर्स दिखाए गए हैं, मेटल्स को ज़ाहिर किया गया, नॉन मेटल्स को इस कलर से, और मेटालिट्स को और नोबल गैसेस को इससे ज़ाहिर किया गया है। ब्लैक जो है सॉलिड है, ब्लू, और इन तमाम चीज़ों को कलर ऑफ सिंबल्स व एलिमेंट्स को, इनको भी आप याद करके इनमें से आप इनकी रिकग्नाइजेशन यानी कि इसकी पहचान कर सकते हैं। तो इस तरह ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था जो कि 3.2 आपकी शक्ल में इन तमाम चीज़ों को दिखाया गया। नेक्स्ट आपका एक और ब्लॉक बना हुआ है, और वो ब्लॉक जो हमने लास्ट पे 13 से 18 तक पी इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ साथ ग्रुप में जो डी और एस है वो आपके डी ब्लॉक में होंगे, और एफ ब्लॉक में जो सबसे अलग जगह पर मौजूद होगी वो चौथे और पांचवें पीरियड के, ये उनके ब्लॉक एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। ये मॉडर्न 3.2 के जो ब्लॉक्स हैं, जो इनको इनकी फंक्शनैलिटी की जो इनका परफॉर्मेंस होती है, उनको इन तमाम चीज़ों के इस तरतीब के साथ, इस अरेंजमेंट्स के साथ, इनको उन टेबल के साथ मिला के इनकी जो फंक्शनैलिटी किस किस ग्रुप में है, इन ग्रुप में इनके साथ मिलाकर उनकी फंक्शनैलिटी को बयान किया गया है। नेक्स्ट आपका पीरियड्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। पहला पीरियड जो शॉर्ट पीरियड कहलाता है, ये सिर्फ दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम पर मुश्तमिल होता है। दूसरा और तीसरा पीरियड्स आपका होता है वो नॉर्मल कहलाते हैं, उनमें से हर एक में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। दूसरा पीरियड लिथियम, बेरियम, बोरोन, आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और आखिर में एक नोबल गैस नियोन पर मुश्तमिल होती है। चौथा और पांचवा पीरियड चूंकि लॉन्ग पीरियड्स कहलाता है, इनमें से हर एक 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि छठा और जो सातवां पीरियड होता है वो वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहलाता है। इन पीरियड्स में एक एटॉमिक नंबर 57, 89 के बाद 14 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल 2 सीरीज बनाई गई हैं। इसका मकसद पीरियोडिक टेबल को बेजा तवाले से बचाना होता है, इसलिए इन दोनों सीरीज को पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग रखा गया ताकि पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। चूंकि दोनों सीरीज लिथियम Z57 और जो आपका जो अल्की मेटल्स हैं, यानी कि जो एक्टिनॉइड्स हैं का नाम दिया गया, 13.1 एलिमेंट्स के पीरियड्स में उनको ज़ाहिर किया गया, जो आपकी शक्ल है शायद उसमें नीचे होगी। मास वाई पीरियड के तमाम पीरियड से आपको अल्की मेटल से शुरू होते हैं और नोबल गैसेस पर खत्म होते हैं। ये मुशाहदा किया जा सकता है कि हर पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद मुकर्रर है। इसकी वजह इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है जिन्हें एलिमेंट्स के मखसूस शेल में रखा जाता है। और आगे जो है ना वो टेबल कौन सा है, 3.1 टेबल के मुख्तलिफ पीरियड, यस ये पीरियड नंबर 1 है, नेमा पीरियड है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और रेंज ऑफ एटॉमिक नंबर्स है, किस तरह इन पीरियड्स में इनको अरेंज किया गया है। तो इनकी ये फंक्शनैलिटी हम ऊपर जो बता रहे थे ये इस टेबल में ज़ाहिर की गई है। नेक्स्ट आपका ग्रुप्स में क्या होता है आइए देखते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो पहला ग्रुप है जिसको हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आपका रुबिडियम, सीजियम और फ्रांस इन पर मुश्तमिल होता है। अगरचे इस ग्रुप्स के एलिमेंट्स के एटमी नंबर में मुसलसल इजाफा नहीं होता, लेकिन उनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। यही वजह के ग्रुप्स के एलिमेंट्स को फैमिली भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, इसलिए उन्हें एक अल्की मेटल्स का नाम दिया गया है। इसके साथ साथ जो पहले, दूसरा और तीसरे 17 के ग्रुप्स नॉर्मल एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में तमाम अंदरूनी शेल मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, जो कि सिर्फ बैलेंस शेल नामुकम्मल होते हैं। मिसाल के तौर पर ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैलोजेंस के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ग्रुप 3 और 3 से 12 तक के ग्रुप्स में एलिमेंट्स जो ट्रांजिशन आपके एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स में डी सब शेल मुकम्मल होने के मरहल में होता है और टेबल 3.2 ग्रुप्स में एलिमेंट्स की तकसीम ज़ाहिर की गई है। और ये जो हमने एक्सप्लेनेशन आपको करके बताई है, ये आपकी टेबल 3.2 में ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, ये ग्रुप ऑफ नंबर है उनके बताए गए हैं 1 2 3 4 18 तक। और ये फैमिली नेम है अल्की मेटल्स, अल्की अर्थ मेटल्स, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली उनका नाम दिया गया। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उनको किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, NS1 NS2 NS3, और ये नाम के साथ उनको इस तरह ज़ाहिर करके इनको भी आप मेमोराइज कर सकते हैं। और ये आपके ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके साथ साथ आप इन तमाम चीज़ों को आप इटसेल्फ आपने पढ़ना है। यहाँ पे क्या पूछा गया, क्या बताया गया है आप जानते हैं, तो ये आपकी भी इंफॉर्मेशन चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट आपका जो पेरियोडिसिटी है, ये उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि जो उनकी जो खसूसियात होती हैं, उनमें एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं आइए देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी कोई बैरूनी हद नहीं होती जिस बिना पर उनका साइज मुकर्रर किया जा सके। इस वजह से किसी एटम का साइज
جو ہے نا بننا ناپنا بہت مشکل ہوتا ہے. عام طور پر ایٹم کا سائز معلوم کرنے کے لیے تصور کیا جاتا ہے کہ ایٹمز دائرے کی شکل کے ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کے بیرونی حصے ایک دوسرے کو چھو رہے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ دو جڑے ہوئے ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان فاصلے کے نسبت کے ایٹم کا اٹامک یعنی کہ ریڈیس کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایلیمنٹ کی حالت میں کاربن کے دو ایٹمز کے نیوکلیائی کے درمیان 154 پیکو میٹر فاصلہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 977 پر میٹر کاربن ایٹم کا اٹامک ریڈیس ہے جیسا کہ شکل 3.3 میں آپ کو دکھایا گیا ہے. تو اس میں ان تمام چیزوں کی فنکشنلٹی ظاہر کی گئی. پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب اٹامک نمبر میں اضافہ ہوتا ہے لیکن ایٹم کا سائز بے تدریج کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹامک نمبر میں اضافہ کے ساتھ ساتھ نیوکلس میں پروٹونز کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے نیوکلیر چارج میں بے تدریج ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف کیونکہ شیلز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے الیکٹرونز جو ویلنس شیل میں داخل ہو جاتے ہیں بس پروٹونز کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے اضافی نیوکلیر چارج کی قوت ویلنس شیل کو نیوکلس کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر دوسرے پیریڈ میں جو ایک اٹامک سائز ہوتا ہے اس کا Li 152 میٹر اور اسے 69 pm یعنی کہ Ne تک کم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ان کی جو پراپرٹی ایٹم اینڈ ایٹم ریڈیس کی پراپرٹی ہے ان کو اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے اور یہ Li 152 pm to Ne 69 pm یہاں پہ ظاہر کیا جائے. اور اس تمام پیریڈک میں جو اٹامک نمبر کا اضافہ نیوکلیس پروٹونز کی تعداد بڑھنے کا اس میں بہترین جو چارج ہے اس کا اضافہ اور شیلز کی تعداد میں جو اضافہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو ظاہر کیا گیا ہے. اور یہ پیریڈک ٹیبل جو اٹامک ریڈیس میں کمی ہے وہ یہاں پہ شو کیا گیا ہے. تو وہ اس میں یہ چیزیں دوسرے پیریڈ کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں اٹامک ریڈیس ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو اس طرح ظاہر کیا گیا ہے. اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو گروپس میں اٹامک ریڈیس میں اضافہ ہوتا ہے یہ وہ چیزیں آپ کو یہاں پہ دکھائی گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہی گروپ میں جو ایٹم کا سائز یا ریڈیس اوپر سے نیچے میں ترتیب بڑھتا ہے اس کی وجہ نچلے یا اگلے پیریڈز میں الیکٹرونز کے نئے شیل کا اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مؤثر نیوکلیر چارج میں کمی ہو جاتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ہم جو ہے پیریڈز میں ٹرانزیشن ایلیمنٹس کے اٹامک ریڈیس کا مطالعہ کرتے ہیں اس ترتیب میں تھوڑی سی تبدیلی کی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب چیزیں آپ کی بڑھتی ہیں تو شروع میں ایلیمنٹس کا ایٹمی سائز کم ہوتا ہے یہ ایٹم سپرتا ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر شروع میں ایلیمنٹس کا ایٹمی سائز کم ہو جاتا ہے یہ ایٹم سپرتا ہے. پھر جب ہم چوتھے پیریڈز میں بائیں سے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان میں ان تمام چیزوں کو اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں جو آپ سامنے اٹامک سائز اور اٹامک ریڈیس کا جو چیزیں ہیں فنکشنلٹی اس کو پرفارم کرتے ہیں. نیکسٹ آپ کا شیلڈنگ افیکٹ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی ایٹم کے نیوکلس اور بیلنس شیل میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں الیکٹرانز بیلنس شیل میں موجود الیکٹرانز آپ کے نیوٹرانز چارج کی جو اٹریکشن ہے اس کو کم کر دیتے ہیں. اور جب یہ چیزیں آپ کو اندرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کی وجہ سے نیوکلینس کی بیلنس الیکٹرانز پر اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں بیرونی الیکٹرانز اصل نیوکلیر چارج سے کم نیوکلیر چارج محسوس کرتے ہیں. اور جیسے مؤثر نیوکلیر چارج جو ہوتے ہیں یا اس کا جو زیڈ افیکٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اندرونی شیل میں موجود الیکٹرانز شیل کے الیکٹران نیوٹرینز کی اٹریکشن کم ہو جاتی ہے. شیلڈنگ افیکٹ کہلاتی ہے اور اٹامک نمبر میں اضافے سے اٹامک الیکٹران کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیلڈنگ افیکٹ بھی بڑھتا ہے. پیریوڈک ٹیبل میں ان تمام چیزوں کو اس لیے یہ ظاہر کیا جاتا ہے تاکہ شیلڈنگ افیکٹ میں گروپ نیچے کی طرف سے جو بڑھتا ہے شکل 3.4 میں ان کی فنکشنلٹی کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے سوڈیم ہے پوٹاشیم ہے اور ان کے الیکٹرانز کا نکلنا آسان ہوتا ہے. اس کے برعکس جب ہم پیریڈ میں بائیں سے دائیں جانب جاتے ہیں تو شیلڈنگ افیکٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو ان میں اس طرح بھی دیکھا جاتا ہے. یہ تھا شیلڈنگ افیکٹ ہے. نیکسٹ ہے آپ کا آئونائزیشن انرجی. آئونائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے آئیے دیکھتے ہیں. اس میں جو کسی بھی گیس میں حالت میں آزاد ایٹم کے بیلنس شیل میں سب سے کم اٹریکشن والے الیکٹران کو خارج کرنے کے لیے جو انرجی درکار ہوتی ہے اس کو آئونائزیشن انرجی کا نام دیا جاتا ہے. ایٹم میں موجود باقی الیکٹرانز کو خارج کرنے کے لیے انرجی کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے. اگر بیلنس شیل میں صرف ایک الیکٹران موجود ہو تو اس کو خارج کرنے کے لیے درکار انرجی پہلے آئونائزیشن انرجی کہلاتی ہے. مثال کے طور پر سوڈیم ایٹم کی پہلی آئونائزیشن انرجی +496 یعنی کہ اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ 496 کلو جول مول
उसकी एनर्जी की जो सोडियम उसमें पाई जाती है, तो इसमें देखा जा सकता है जैसा कि यहाँ पे सोडियम की है और इसमें ये एनर्जी आपको निकाली जा रही है। यहाँ पे इस मसवा से ज़ाहिर होता है कि आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो किस तरह यहाँ पे जो फंक्शनलिटी देती है। लेकिन जब भी बैरूनी शेल एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी फ्राहम करने करके एक करके खर्च किया जाता है, जैसा कि दूसरे और तीसरे ग्रुप के एलिमेंट्स के शेल्स में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज एक से ज़्यादा होगी। इफ़ वी पीरियड में बाएं से दाएं जानब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। इसकी वजह से एटम का साइज जो है ना हम उसको कम कर सकते हैं। बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक फोर्स ज़्यादा हो जाती है, इसलिए पीरियोडिक टेबल में दाएं जानब के एलिमेंट्स की निस्बत बाएं जानब के एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, जैसा कि दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स के टेबल में रखा गया है। तो इसी तरह उन तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है कि सेकंड पीरियड में और आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह होती है वो इस टेबल से आपको ज़ाहिर किया गया है। तो इसके साथ साथ जैसे जैसे एज वी नो डाउन हम ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं तो एटम के बैलेंस शेल और न्यूक्लियस के जो दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेल पाए जाते हैं, उन अजाफी जो शेल्स की वजह से बैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉनिक फोर्स कम हो जाती है। नतीजतन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में ऊपर से नीचे कम हो जाती है और उनको इस ग्रुप ऑफ टेबल से आपको ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी। इलेक्ट्रॉनिक जो अफिनिटी होती है किसी भी एलिमेंट के आज़ाद एटम के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल होने के सब खारिज होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का नाम दिया जाता है। और वो जैसा कि मसवा से भी ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी किस तरह ज़ाहिर होती है, -3 to 8 जो किलोजूल पर मोल होती है। तो अफिनिटी चूंकि इससे मुराद अट्रैक्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी से मुराद किसी एटम का इलेक्ट्रॉन कबूल करने और आयन बनाने का रुझान है। मिसाल के तौर पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है ना -328 किलोजूल मोल है, जिसका मतलब है कि एक मोल फ्लोरीन एटम्स एक मोल फ्लोराइड आयंस के बनने के लिए 328 किलोजूल एनर्जी खारिज करते हैं। आइए हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक जो एनर्जी है उसके रुझान की वजाहत किस तरह की जा सकती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज को पीरियड में बाएं से दाएं जानब बढ़ती हैं, यानी कि बाएं से दाएं जानब किस तरह बढ़ती हैं वो इस तरह, ये जो एरो से दिखाया गया तो इस तरह इनकी बढ़ती है। ये सेकंड एलिमेंट पीरियड ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे दिखाया गया। इसकी वजह से ये पीरियड जब एटम का साइज कम हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि तो आने वाले इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी उतनी ही ज्यादा उनमें खारिज किया जाता है, जिसका मतलब ये भी चीजें हो सकती है। एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज ऊपर से नीचे कम हो जाती है क्योंकि ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है, एटम के साइज में इजाफे से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसके नतीजे में आने वाले इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिस वजह से कम एनर्जी खारिज हो जाती है। मिसाल के तौर पर जो आयोडीन एटम का साइज है क्लोरीन से बड़ा होता है, बस आयोडीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम है, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। और ये आपके सामने टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन और उसकी अफिनिटी है और ऊपर से नीचे की तरफ यह देखी जा सकती है। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रो और नेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर हम डिस्कस करें तो इस किसी भी एटम या आपके मालिक्यूल मौजूदा इश्तराक शुदा जो इलेक्ट्रॉन पीरियड होते हैं उसको अपनी तरफ खींचने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, खास तौर पर जब एलिमेंट्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग तो खसूसियात की अहमियत अख्तियार कर जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो रुझान है उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी जैसा ही है और ये पीरियड बाएं से दाएं जानब बढ़ती है क्योंकि मौसर जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस और इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉनिक पीरियड का फासला जो होगा उतना ही कम होगा, नतीजतन इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन पीरियड को अपनी तरफ खींचने की कुव्वत इतनी बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर दूसरे पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी की वैल्यूज़ को हैं उनको इस तरह दिखाया गया है और वो उनकी वैल्यूज़ को किस तरह दिखाया गया आप ये टेबल पे देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीजिंग इन पीरियड जब उसकी बढ़ती है तो ये टेबल शो होता है और जब उसको वो कम होती है तो ये टेबल शो होता है। ये आम तौर पर ग्रुप में नीचे की तरफ कम होती है क्योंकि एटम का साइज बढ़ता है बस इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक शुदा जोड़े के लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर ग्रुप 17 हैलोजेंस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज जो यहाँ पे ज़ाहिर की गई हैं उनको इन तमाम चीज़ों से देखा जा सकता है। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसमें जो एटम की साख्त वगैरह वो सारी की सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपके की पॉइंट्स, और की पॉइंट्स डेफिनेटली वही होंगे जो पूरे
پورے چیپٹر کو ہم یونٹ 3 میں جو ہم نے ڈسکس کیا ان کے کی پوائنٹس ہو گئے ہیں، جس میں اٹامک ریڈیس ہے، اٹامک ریڈیس کے ایسے یونٹس ہیں، پیریڈ میں ایٹم کا سائز کیسے ہوتا ہے، آئونائزیشن کس طرح ہوتی ہے، ایلیمنٹ کی دوسری آئونائزیشن کس طرح کی جاتی ہے، گروپ میں آئونائزیشن کس طرح ہو جاتی ہے، ہیلوجینز کے الیکٹرونز کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، شیلڈنگ افیکٹ کیا جو ہوتا ہے، شیلڈنگ افیکٹ کس طرح کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں کو دکھا جا سکتا ہے جو ہم نے تمام کی تمام چیزیں اس یونٹ میں ڈسکس. ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز کو بھی آپ مزید دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں، اس کو آپ اٹسیلف آپ نے ٹرائی کرنے ہیں، چونکہ اے ٹو زی ہم نے پورے کا پورا جو چیپٹر ہے یونٹ 3 ہم نے ڈسکس کر دیا ایٹم سے ریلیٹڈ، اور اس کی جو فنکشنلٹی ہے ٹیبل میں جو پیریوڈک ٹیبل دیے گئے ہیں ان کو سٹیپ بائی سٹیپ کیے گیا، مختلف سائنٹسٹ کا جو ایکسپیریمنٹس ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا. تو یہ تھا آپ کے یعنی کہ 9 کیمسٹری کے چیپٹر 3 یونٹ 3 جس میں ہم نے تمام کی تمام چیزیں ڈسکس کی، اور ان تمام چیزوں میں ہم نے پیریوڈک ٹیبل اینڈ پیریوڈیسٹی آف پراپرٹیز کو ڈسکس کیا، ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے جو ایکسپیریمنٹس ہے ڈفرینٹ پیریڈ آف ٹائم میں، اور ان کے ٹیبل کو ڈسکس کیا. تو اس سے پہلے لیکچرز کا اختتام کریں، تمام اسٹوڈنٹ ہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو لازمی کلک کیجیے، اور آنے والے دنوں میں تاکہ جو بھی لیکچر یہاں پہ اپلوڈ ہوں گے ان کا انٹیمیشن آپ کو مل سکے. اور باری برکم فیس اس کے ساتھ جو آپ پرائیویٹ اکیڈمیز اور اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تنویر احمد سپیک فیس بک چینل اینڈ یوٹیوب چینل کو فالو کر کے ان کو سبسکرائب کر کے، اور اسکالرز اکیڈمی اینڈ ہوم ٹیوٹرز جو بھی ایک فیس بک پیج ہے وہ بھی آپ ریسرچ کر کے ان کو فالو کر سکتے ہیں. تو اس قسم کے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹرک سے لے کے ماسٹر لیول تک ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے فری آف کاسٹ. ان کو آپ لیکچر لینے کے بعد اپنے پیسے بچا سکتے ہیں اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے کنٹریبیوشن کا حصہ ادا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، ہماری طرف سے اللہ حافظ. چوتھے چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے.